सभी साथियों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज जो हमारा विषय हमने रखा है आज के वेबिनार का, वो है किसान आंदोलन के बारे में। मैं किसान आंदोलन के बारे बोलने से पहले दो अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो एनवायरनमेंट से भी दोनों अपडेट जुड़ी हुई है और खास करके कृषि से और हमारी फूड सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है। उसमें पहली अपडेट तो जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो है जो कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस है, जो इसकी यूएई की है, वो बहुत ही एक रिप्यूटेड संस्था है जो रेगुलर मतलब टेम्परेचर के बारे में दुनिया के लोगों को अपनी रिपोर्ट देती है। यूरोपीय यूनियन ही इसको सारा ऑर्गेनाइज करती है। अभी उनका जो जून का जो एवरेज उन्होंने निकाला है कि जून का एवरेज है जो वो मतलब 1.5 से ज्यादा है। मतलब जून का 1.5 सेंटीग्रेड से ज्यादा बढ़ गया है एवरेज। और उन्होंने जून का जो प्री इंडस्ट्रियल से निकाला है वो निकाला है 16.6 डिग्री जून का गया है। उसमें आप 15 सम डिग्री निकाल दें तो ये भी मतलब 1.5 से बढ़ गया है। और जो वो उन्होंने एवरेज साल का निकाला है जुलाई 2023 से जून 2024 तक, वो उन्होंने कहा है कि 1.64 डिग्री सेंटीग्रेड जो ताप है वो बढ़ गया है। इसलिए इससे क्या हो रहा है, इससे हमारा पूरे का पूरा वेदर सिस्टम है जो, और इवन जो हमारा मानसून है ना, वो भी प्रभावित है। और अभी तक मानसून को जो कह रहे थे कि सामान्य रहेगी, वो कम चल रही है सामान्य से। और खास करके जो नॉर्थ इंडिया है इसमें तो ज्यादा ही कम है। और नॉर्थ इंडिया में से जैसे पंजाब को हम देखते हैं तो पंजाब के कुछ जिले तो ऐसे हैं जिसमें बहुत ही ज्यादा कम है। इसलिए ये जो वेदर सिस्टम है, जब मैं 2 दिन पहले एक स्काईमेट वेदर वालों की एक वो सुन रहा था उनकी अपडेट, तो वो कह रहे थे कि जब बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बनता है तो पहले जो ट्रफ जाती थी वो सीधी नॉर्थ को जाती थी, ऊपर को जाती थी। अब वो पैरेलल जाने लग गई है। तो ट्रफ का मतलब होता है एक ऐसा वेदर सिस्टम जिसके आले दुआले बादल बनते हैं और वो बरसते हैं। और अब क्योंकि जब ये पैरेलल जाती है तो ये मध्य प्रदेश और गुजरात तक को बारिश देती है। मध्य प्रदेश देती है, महाराष्ट्र देती है, गुजरात देती है, और फिर उसके नीचे चले आ जाते हैं और ऊपर वाला हिस्सा खाली रह जाता है। अब वो अगर लो प्रेशर एरिया जब कम होता है तब जाके कितने ट्रफ ऊपर को उठती है, तो जाके हमारे उत्तरी भारत को थोड़ी मोटी वर्षा मिलती है। इसलिए क्लाइमेट चेंज का जो असर हो रहा है, और जो हम सब कह रहे हैं कि इतना हुमस हो रहा है, इतनी गर्मी हो रही है, मतलब काम करने को कोई मन ही नहीं करता, इतना पसीना आता है, तो वो उसका कारण ये है कि रेगुलर जो हमारा टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, राइज कर रहा है, जिसका हमें गंभीरता का नोटिस लेना चाहिए। एक जो मैं अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, एक जर्नल है जिसका नाम है नेचर कम्युनिकेशन जर्नल है। इसमें 11 जुलाई 2024 को एक रिपोर्ट छपी है। ये रिपोर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग यूके की है। ये एग्रीकल्चर वालों के लिए खास इस पे तवज्जो देने की जरूरत है, वैसे तो सबको देनी चाहिए। इसमें 120 साइंटिस्टों ने एक रिपोर्ट छाया की है, मतलब जिसमें नामी ग्रामी 120 साइंटिस्टों का नाम है।
120 साइंटिस्टों ने मिलकर काम किया। ये इतनी वास्ट स्टडी है जो 19 देशों में इन्होंने की है, 19 देशों में ये स्टडी हुई है। इन्होंने जो 40 पॉलिनेटर कीट है ना, हमारे पॉलिनेटर कीट कहते हैं हम, जैसे तितलियां होती है, जैसे मधुमक्खी होती है, वो कीट जो मतलब फसल पे बैठ के इधर उधर मतलब वो परागण उसका जो होता है वो पॉलिनेशन लेते हैं एक फूल से दूसरे फूल तक। वो बागवानी में भी और क्रॉप्स में भी ये काम करते हैं। वो उन्होंने इसकी 40 जो वैरायटीज हैं इसकी पॉलिनेटर्स की, उस पे इन्होंने अध्ययन किया है। और वो अध्ययन इसलिए ज्यादा इंटरेस्टेड है कि इन 40 जो टाइप के पॉलिनेटर हैं, तितलियां मधुमक्खियां वगैरह हैं, इन पे एयर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट है। एयर पोल्यूशन में उन्होंने लिया है ओजोन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलर मैटर जिसको हम कहते हैं PM 2.5, PM 1.5 वगैरह वगैरह। वो जब कहते हैं कि जिन भी इलाकों में, जिस भी एरिया में एयर पोल्यूशन बढ़ा है, जिसमें ओजोन की मात्रा बढ़ गई, नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई और पार्टिकुलर मैटर्स की मात्रा बढ़ गई, उनमें इनकी मतलब जो कमी हो गई है, मतलब इनकी संख्या 39% कम हो गई है। आरके जी थोड़ा कम नहीं है, 39% पॉलिनेटर हमारे खत्म हो गए, उससे उनकी वो पॉपुलेशन है वो 39% तक डिक्लाइन होगी, कम हो गई है। और इसमें क्या होता है कि पॉलिनेटर हैं जो वो हमारी खेती के लिए और हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके साथ साथ उन्होंने एक बात और की है कि जो कीट हैं जो फसलों को खाते हैं उन पे इनका कोई ज्यादा असर नहीं है एयर पोल्यूशन का, पॉलिनेटर पे बहुत ज्यादा असर है। पॉलिनेटर पे क्यों असर है वो इसलिए बताते हैं कि जो पॉलिनेटर का कम्युनिकेशन है ना, वो एक खास किस्म के खुशबू के आधार पर अपना रूट तय करते हैं। जैसे मधुमक्खी है, ये 4 किलोमीटर तक भी इसको पता चलता है कि कौन से एरिया में फूल खिले हुए हैं और उनके अंदर जो केमिकल कुछ छोड़े जाते हैं फूलों के अंदर, जिसको हम खुशबू बोलते हैं, वो खुशबू के बेसिस पे ही वो काम करते हैं। वैसे बहुत सारे कीट हैं वो खुशबू के एंगल से ही काम करते हैं। जैसे जो चींटियां होती है ना, वो एक लाइन में क्यों चलती है? चींटियां एक लाइन में इसलिए चलती है कि वो एक खास किस्म का केमिकल पहले वाली चींटी छोड़ती जाती है और पीछे वाली उसी को फॉलो करके उसी लाइन में जाएगी। वो मतलब ही नहीं उनकी लाइन इधर उधर हो जाएगी। जहां पहले वाली जाएगी वो खुशबू छोड़ती जाएगी, वो बताती जाएगी कि इधर आना है, इधर ही हमारी खुराक है, वो उधर ही जाएंगी। तो जो ये पॉलिनेटर है ना हमारे, ये मतलब खुशबू के बेसिस पे चलते हैं और इनका ट्रेवलिंग का जो एरिया होता है वो दूर होता है। कोई 2 किलोमीटर तक ट्रेवल करते हैं, कोई 3 किलोमीटर तक ट्रेवल करते हैं, कोई 4 किलोमीटर तक भी ट्रेवल करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जब ये पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, तो खास करके उन्होंने बताया है कि ओजोन जब की मात्रा जब बढ़ जाती है तो वो अपना मतलब वो भूल जाती है, अपना रूट भूल जाती है और वो अपनी आगे प्रजनन प्रक्रिया को भी इस इतने उसमें चला नहीं सकती। इसलिए ये जो खतरनाक ट्रेंड है, ये इससे खास करके बागवानी बहुत ज्यादा प्रभावित होएगी, हॉर्टिकल्चर जिसको हम बोलते हैं। और इसमें हमारी जो वो फसलें हैं जो पॉलिनेटर के जरिए ही पॉलिफरेशन होता है जिनका, खास करके जैसे फॉर एग्जाम्पल सरसों हुआ,
इन इन चीजों में कमी आएगी, क्योंकि अगर सरसों में जितनी ज्यादा मधुमक्खियां होंगी या तितलियां होंगी या जितने ज्यादा पॉलिनेटर होंगे उतना ही सरसों का उत्पादन बढ़ेगा। और इसका एक नेगेटिव उन्होंने ये भी बताया है कि जो फसल खाने वाले कीट हैं और वो लोकली काम करते हैं, वो ज्यादा ट्रेवल नहीं करते, इसलिए उन पे कोई ज्यादा असर नहीं होता। इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर फसलों को नुकसान करने वाले कीट बढ़ जाते हैं और फसलों का फायदा करने वाले कीटों की संख्या, खास करके एपोलिनेटर है, उनकी संख्या 39% तक कम होगी, तब वो हमारे लिए, हमारी खेती के लिए, हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा हमारे लिए एक खतरे की घंटी बता रहे हैं। इसलिए ये दो अपडेट सभी के लिए, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो हमें खास करके जो नेचुरल एग्रीकल्चर पे ध्यान देना चाहते हैं उनको इन चीजों का वास्ता पड़ता है। इसलिए मैं ये दो बातें आपके सामने इसलिए रखी थी कि इन बातों पे हम सब लोगों को अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि सिचुएशन आ रही कितनी खतरनाक होती जा रही। अब बात करते हैं किसान आंदोलन के बारे में। देखो, किसान आंदोलन के बारे में एक तो नई अपडेट तो ये है कि मतलब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, जब हरियाणा सरकार चलेगी, क्योंकि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ये कह दिया था कि आप बैरिकेड नहीं लगा सकते नेशनल हाईवे पे, इसलिए आप इसको हटाओ जो शंभू बॉर्डर पर आपने लगाए। फिर हरियाणा गवर्नमेंट चली गई सी सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने भी सेम ही उस ऑर्डर को रख दिया। और अब बात आ गई दो तरीके की। एक वो ग्रुप है जिसमें एसकेएम गैर राजनीतिक नाम पे डल्लेवाल का ग्रुप है, और एक सरपन पधेर वाला किसान मजदूर मोर्चा है। ये दोनों ग्रुप ये हरियाणा के, पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे एक्टिव है और बैठे हैं। और अब एक तो ये है कि इनका अगला एक्शन, ये तो कह रहे हैं कि अब हम दिल्ली जाएंगे, और दिल्ली जाने में इनको एक दिक्कत आ सकती है जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले लगा रखी है कि आप ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं ले जा सकते, आप वैसे जा सकते हो। वो उसका समाधान कैसे होगा, उसका ये वे आउट क्या निकालेंगे, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन उनका कहना यही है कि हम दिल्ली जाएंगे, और एक उनकी मीटिंग हो रही है, मेरा ख्याल आज ही है, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में है 21 को। तो उसमें वो उन्होंने कुछ और लोगों को भी बुलाया है, बुद्धिजीवियों को बुलाया है, ताकि वो उनको मशवरा दें कि अब वो क्या करें। और उसमें मतलब वो क्या तय करते हैं, क्या उनको मशवरा मिलता है, वो हमें कल तक पता चल जाएगा। जो एसकेएम ऑफिशियल है उनका मतलब प्रोग्राम यही है कि उन्होंने जितने भी एमपी हैं उनको अपना डिमांड चार्टर दे दिया है। पंजाब में तो दे दिया है, 2 दिन रखे थे, 2 डेटें रखी थी कि इन डेटों में इनको देंगे, इन डेटों में इनको देंगे। उसमें मैंने जो एक चीज देखी है वो तो ये देखी है कि जब सब एमपी को तो पता था कि आज हमारे किसान हमें डिमांड चार्टर देने आ रहे हैं, तो बहुत सारे तो मिली नहीं इनको। वो तो उनके तो किसी सबॉर्डिनेट ने ही मतलब जो डिमांड चार्टर है वो ले लिया, और उनको उन्होंने दे दिया। पहले तो कई बार जब थोड़ा पहले मोर्चा स्ट्रांग था तो उस समय तो यही कहा जाता था कि वो खुद ही ले तो हम देंगे, नहीं देंगे नहीं तो हम बाहर मतलब खंभे पे लटका के भी चले जाएंगे। तो अब इन्होंने मतलब उनके सबॉर्डिनेटों को भी दे दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये फरीदकोट वाला सरबजीत सिंह सीगा, वो उसकी मिसेज ने ले लिया, किसी ने उसके मतलब दूसरे सेकंड हैंड ले लिया, ऐसे हुआ। लेकिन सबको दे दिया गया, पंजाब में तो सबको दे दिया, और बाकी जगहों में भी वो सबको देने का उनका प्रोग्राम है।
और उनमें उनकी स्ट्रेटजी यही बन रही है कि हम, जिसमें मेन जो डिमांड है उनकी वो यही है कि हमें एमएसपी की मतलब प्रोक्योरमेंट की लीगल गारंटी दे। एमएसपी पे एमएसपी हमें दो, C+2+50% के फार्मूले पे, जो रियल में स्वामीनाथन का वो है फार्मूला है, जिसपे अभी तक एमएसपी नहीं दी जा रही। अभी तक F1 F2 वाले फार्मूले पे ही दी जा रही है। F1 F2 प्लस 50%, वो C2+50% वाले को पे डिमांड हो रही है कि एमएसपी इस पे मिले। अगर वो कोई इस पे ये F1 F2 क्या है, C2+50% क्या है, अगर कोई सवाल करेगा तो उस समय हम बात इस पे कर लेंगे। लेकिन उसके बेसिस पे हमें एमएसपी मिले C2+50% पे, और फिर जितनी भी ये क्रॉप्स जो 23 क्रॉप्स पे ऐलान करती है सरकार, वो पूरे देश में प्रोक्योरमेंट का की जिम्मेवारी ले, पूरे देश में से उसकी खरीदी करे सरकार खुद अपनी एजेंसी के द्वारा। ये बात मतलब ये डिमांड मेन है। लेकिन उसके साथ दूसरी डिमांड भी है, वो कर्जा माफी वाली भी है, उसमें मजदूर किसान को 10,000 पर मंथ पेंशन वाली भी है। मतलब ऐसी ही कुछ डिमांड है, जिसमें से मेरे को ये लगता है कि जो प्रोक्योरमेंट वाली जड़ा है ना, गारंटी का कानून बनाने वाला, ये फार्मर को ज्यादा मतलब अट्रैक्ट करता है। इस पे फार्मर ज्यादा आंदोलन तो होता है, दूसरी बातों में इतना नहीं होता। कर्ज माफी के बारे में ज्यादातर किसानों को ऐसे ही है कि यार ये तो पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, ये तो बहुत देर से हम मांग रहे हैं। और कई बार मतलब वादा भी कर लेते हैं, जैसे अमरिंदर ने पहले तो कह दिया था कि हम पूरा करेंगे, पूरी मतलब गारंटी देंगे, सब कर्जा माफ कर देंगे, इवन प्राइवेट आड़तियों तक का माफ कर देंगे। जब वोट लेने थे तब तो उसका स्लोगन ये था। लेकिन हुआ ये कि जब सरकार बनी आया तो पहले तो कह रहे हैं कि 10,000 तक का करेंगे, 10,000 करोड़ का करेंगे। उसके बाद फिर प्रॉब्लम ये आई, फिर इन्होंने पहले तो कहा 5 एकड़ तक वालों का करेंगे, फिर इन्होंने उसमें एक शब्द और डाल दिया, लेस देन 5 एकड़। लेस देन 5 एकड़ में भी बहुत सारे लोग निकल गए, और टोटल जो कर्ज माफ हुआ वो हुआ 4600 सिर्फ ओनली 4,600 करोड़ रुपए का ही हुआ। 10,000 का आधा भी नहीं, 5,000 भी नहीं हुआ। लेकिन वोट लोगों ने खूब डाले थे उस समय अमरिंदर को। अब लोगों को ये बात तो नहीं कोई ज्यादा उनको अट्रैक्ट करती, लेकिन अब जैसे एग्रीकल्चर क्राइसिस बढ़ रहा है, तैसे तैसे किसानों में मतलब स्ट्रगल की भावना तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अभी है ये जो मतलब जिसको हम मौजूदा कारपोरेट मॉडल एग्रीकल्चर का जिसको बोलते हैं, या केमिकल मॉडल बोलो, कारपोरेट मॉडल बोलो, उसी के दायरे में ही अभी स्ट्रगल करने का लोगों का मूड है। अभी लोग इस दायरे से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि उनको पता है ये बात कि जितना केमिकल हम डाल रहे हैं उसमें से उनको जो नेट प्रॉफिट भी मिलता है वो भी बहुत कम हो गया। 2-3 दिन पहले मेरे पड़ोस में किसी वो मतलब मेरे पड़ोस का गांव है अतला, अतले के एक फार्मर ने मेरे बिल्कुल साथ में एक जमीन ठेके पे ली है, तो वो लिया उन्होंने 72,000 रुपया पर एकड़ के हिसाब से, 72,000 रुपया पर एकड़ से हिसाब से। मेरा ख्याल उन्होंने 18 एकड़ जमीन ली है। तो मैंने उनका जो हेड था वो मेरे साथ बातें करता रहता, मैंने उनसे पूछा, यार ये बता कि बचता कितना है, इतना आपने लगाया, इतना मतलब आप सब कुछ कर रहे हो, तो आपको इसमें से बचेगा क्या? तो उसने मेरे को कहा कि रियल कामरेड बात ये है
कि हमें नेट तो बचेंगे 10,000 से लेकर 15,000 रुपए, मतलब मिनिमम 10 मैक्सिमम 15,000 रुपए पर एकड़ बचेंगे। एक हमें बचेगा 1 एकड़ की तूड़ी बच जाएगी, हमें भूसा, जो गेहूं का भूसा होता है ना, वो बच जाएगा। इसके अलावा मतलब बचने बुचने को कुछ नहीं है। अब आप हिसाब लगाओ कि अगर वो 18 एकड़ में उसको 1,80,000 रुपया पूरे साल में ही बचा है, तो फिर मतलब एक परिवार 1,80,000 में 16 एकड़ की खेती करके भी कैसे, फिर उसके ट्रैक्टर के खर्चे हैं, उसके दूसरा सारे खर्चे हैं, वो मतलब, और रिस्क भी कितना बड़ा है एक साल का, कोई ओलावृष्टि हो जाए या कोई और बात हो जाए, वो भी एक अलग बात है। फिर भी लोग अजय रिलाई करते हैं इसी मॉडल पे, और वो हमारे को भी कहते हैं यार कम डाल लो ना, थोड़ा मोटा तो डाला करो। वो हमारे को भी ये मशवरा देते हैं कि यार थोड़ा मोटा डाल लिया करो, उसमें से कोई ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो रिलाई यही करते। इसलिए एक बात तो इनमें जो मतलब इसमें जो नेगेटिव ये हमारे सामने आ गई है किसान आंदोलन में, कि बीजेपी किसान आंदोलन को मतलब में छेद लगाने में, इसको दोफाड़ करने में कामयाब हो गई है, इसमें कोई दो राय। और कोई जो ये कह रहे हैं कि एसकेएम जी गैर राजनीतिक है, ये कोई राजनीतिक नहीं, कोई गैर राजनीतिक नहीं, सब वो ही है, और इनकी डिमांड में भी कोई डिफरेंस नहीं है, और वो ही करीब करीब वो ही डिमांड जो उनकी है। आप उनका डिमांड चार्टर पढ़ के देख लो, इनका पढ़ के देख लो, और सेम है जो डिमांड, पर फिर भी इकट्ठे बैठने के लिए तैयार नहीं है। पर मेरे को ये लगता है कि जब तक फार्मर मतलब जी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है ये इकट्ठे नहीं बैठेंगे पहले की तरह, जब तक यूनिटी नहीं होगी तब तक कोई बड़ा आंदोलन सरकार को मजबूर करने के लिए बन जाए, वो मुश्किल बात है। अब इनकी जो टेक है वो यही है कि हम जितने भी, देखो जो एसकेएम ऑफिशियल है वो तो कह रहा है कि हम सबको देंगे, चाहे बीजेपी वाला हो चाहे दूसरा हो, और जो गैर राजनीतिक वाले हैं वो कह रहे हैं बीजेपी वालों को नहीं देंगे, दूसरों को देंगे। देखो गैर राजनीतिक कैसे हैं। और उसमें ये मतलब जैसे एसकेएम ऑफिशियल है उसका ये कहना है कि हम प्रधानमंत्री से भी टाइम लेने की कोशिश करेंगे ताकि हम अपनी मतलब वो बात कर सके, और हम लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी से भी टाइम लेने की कोशिश करेंगे। तो राहुल गांधी तो टाइम दे ही देगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोदी टाइम देगा, ये प्रॉब्लम वाली बात है, वो शायद ना दे, और वो हो सकता है इसी को कह दे अपना कृषि मंत्री कोई मामा जी को कि आप ही बात करो। तो राहुल गांधी अगर इनको टाइम देता है तो जो राहुल गांधी के मोढे पे रख के अब चलाएंगे पार्लियामेंट में कि वो आप लीडर ऑफ अपोजिशन हमारी वहां बात रखे। और अभी तक कोई इन्होंने प्राइवेट बिल भी कोई ऐसा नहीं बनाया जो उनको थमा दे कि ये हमने बिल बना दिया है, आप प्राइवेट बिल को मतलब वहां पुश करो। वो भी कोई ऐसी बात अभी मेरे ध्यान में तो है नहीं कि इन्होंने कोई प्राइवेट बिल बना के एमपीओ को थमाने का प्रोग्राम रखा है। अभी तो डिमांड चार्टर ही दिया है, और उसमें वो राहुल गांधी तो पहले ही कहता है कि एमएसपी का गारंटी प्रोक्योरमेंट का गारंटी कानून बढ़ना चाहिए, और C2 प्लस 50% फार्मूले पे फार्मर को मिलना चाहिए ये सारा कुछ। इसलिए अब जो किसान आंदोलन उस तरीके का नहीं इन दिनों में अभी चलने की गुंजाइश है जिस तरीके का पहले बहुत लोगों को मोबिलाइज करके होने वाला था। अब ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ही है, अभी एक किस्म का ये टाइम पास हो रहा है, और आने वाले दिनों में क्या बनेगा उसकी कैसी तैयारी होगी, और ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन फिर दोबारा पूरे ये जो उन्होंने दफाड़ डाला है सरकार ने, वो दफाड़ भी मिट सकता है।
और फिर मिट के यूनाइट होके दोबारा भी बड़ा आंदोलन बढ़ने की पोजीशन बढ़ सकती है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि जो प्रैक्टिकल पोजीशन बढ़ रही है किसानों की वो बहुत ही माड़ी है, बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि खेती किसानी बहुत कर्ज में है। और दूसरी बात यह है कि सरकार को ये मजबूर इसलिए भी कर सकती है कि सरकार का जो मतलब अपने एस्टिमेट ने वो भी कोई भी एस्टिमेट सरकार का मतलब जरा है वो पूरा नहीं हो रहा है। ये जो प्रोक्योरमेंट सरकार ने जितनी करने का बनाया था ना वो इनका पूरा नहीं हुआ। जैसे अभी इन्होंने इंडिया में 372 लाख मैट्रिक टन का मतलब एस्टिमेट था इंडिया गवर्नमेंट का, 372 लाख मैट्रिक टन, लेकिन 16 मई 2024 तक 255 लाख टन की ही खरीद हो पाई थी, जो मतलब टारगेट का 70% ही बनता है। 30% टारगेट का कम मतलब प्रोक्योरमेंट हुई, मिली नहीं, यानी मार्केट में आई ही नहीं। और मई के अखीर तक शायद ये 267.68 लाख टन तक मतलब जो प्रोक्योरमेंट हो सकती थी। मतलब ये 25% के करीब ओवरऑल इंडिया में मतलब जो बीट की प्रोक्योरमेंट है वो कम हुई है। और अगर हम स्टेट वाइज भी देखें तो पंजाब में इनका 130 लाख मैट्रिक टन की मतलब वो एस्टिमेट था कि आएगी इतनी क्रॉप मार्केट में, और लेकिन इनकी खरीद सिर्फ 130.4 लाख टन की ही हुई, जबकि 2023-24 में पिछले सीजन में 120.4 लाख टन हुई। उससे 3 लाख टन तो ज्यादा हुई, लेकिन इनका जो एस्टिमेट था पंजाब में कि इतनी क्रॉप आएगी मार्केट में वो नहीं आई। हरियाणा में भी इनका था कि 80 लाख टन आएगी, लेकिन 71 लाख टन की ही खरीदी हुई। और मतलब पिछले जो 23-24 में जो खरीदी हुई थी वो 62 लाख टन हुई थी। मध्य प्रदेश में भी इनका था एस्टिमेट के 80 लाख टन हो मतलब कि खरीद होगी, पर खरीद हुई इनकी 45.9 लाख टन। और 23-24 से कम हुई। 23-24 में मध्य प्रदेश में 69.8 लाख टन की खरीदी हुई। और ऐसे तरीके से ही उत्तर प्रदेश में इनका टारगेट था 60 लाख टन का, लेकिन प्रोक्योरमेंट हुई 8.6 लाख टन। 23-24 में 1.96 ही हुई थी। राजस्थान में इनका टारगेट था 20 लाख टन का, लेकिन खरीदी हुई 8.4 लाख टन। और पिछले जो 23-24 का सीजन था पिछले साल वाला, इससे वो 3.5 लाख टन था। इसलिए जो टारगेट है जो 23-24 का इनका 341 लाख टन का टारगेट था, उस समय भी 262 लाख टन ही इनकी वो प्रोक्योरमेंट हुई थी। और अब भी मतलब इनकी जो खरीदी हुई है वो कम हुई है। इसलिए नेशनल जो फूड सिक्योरिटी की जरूरत है जो ये देते हैं वो तो है 184 लाख टन, जिससे ये मतलब ये 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं वगैरह का देते हैं, उतना तो इनके पास हो गया। लेकिन जो इन्होंने टारगेट मिथा था कि इतनी क्रॉप आएगी, उतनी क्रॉप भी नहीं आई, और उसकी वजह से इनसे उतनी खरीदी भी नहीं हो सकी। इसलिए एक ये प्रॉब्लम जरूर आ रही है सरकार को, जो आने वाले दिनों में और भी सीरियस हो सकती है, कि जो टारगेट है वो पूरे नहीं होंगे, जिस करके शायद इनको कोई थोड़ा मोटा वो करना पड़े। और मध्य प्रदेश में जो एक बड़ी प्रॉब्लम सरकार को आ रही है, जो जिसको इन्होंने मतलब जो पिछले सीजन में पैडी की खरीद की थी वो इन्होंने 3100 रुपए क्विंटल के हिसाब से की थी, और उसमें एमएसपी तो लोगों को मिल गई, लेकिन जो ऊपर जो मोदी की गारंटी वाले पैसे थे वो अभी तक मिले नहीं है, और लोग उसके लिए मारा मारा करते फिरते। इसलिए मोदी की गारंटी भी अब वो गारंटी नहीं रही। और इसलिए बात दरअसल यही है
कि एग्रीकल्चर का क्राइसिस काफी ज्यादा सीरियस है और इस पे इन्वायरमेंट का इफेक्ट है जो वो बहुत ज्यादा है, और इससे फिर फूड सिक्योरिटी पे वो क्राइसिस है जो वो संकट के बादल वो छा रहे हैं। इसलिए ये बातें मिल मिला के यानी अब अगर सरकार थोड़ी सी भी सीरियस हो तो प्रोक्योरमेंट की जो खरीदी का गारंटी कानून वो बनाना सरकार के लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जितना ये चाहते हैं उनकी खरीद तो हो ही नहीं रही। इसलिए ये बना सकते हैं अगर ये थोड़ा सा भी फार्मर का ध्यान रखे, और इससे कोई बहुत ज्यादा बड़ा मतलब जो फॉल्ट है या नुकसान है वो सरकार को होने वाला नहीं है। और जितने ये इन्होंने पहले एस्टिमेट दिए थे कि इतना पैसा चाहिए इतना पैसा चाहिए, ये एस्टिमेटों में आंकड़ों में बहुत ज्यादा हेर फेर करते हैं। वो आंकड़ों में ऐसा हेर फेर करते हैं कि जितने की टोटल खरीदी करेंगे प्रोक्योरमेंट करेंगे वो सारा कहेंगे इतना पैसा चाहिए, और उसमें से जितना इनको वो अनाज आएगा, कोई दलहन आएगी कोई तिलहन आएगी, वो कितने पैसे की आ गई है उसको कटाते नहीं उसमें से कि हमने इतना पैसा खर्च किया और उसमें से हमारे पास इतने का माल पड़ा है, और उसको ये एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं या कोई और जो भी काम इसमें इन्होंने करना है वो कर सकते हैं। उसमें से वो निकालना चाहिए ना कि वो थोड़ा ही कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं 11,000 करोड़, कोई कह रहा है 17,000 करोड़, कि अगर ये कोई लॉस आएगा तो इससे ज्यादा बड़ा लॉस नहीं आएगा। 11,000 17,000 का करोड़ का लॉस है जो अगर वो आता भी है इतनी बड़ी फार्मर कम्युनिटी के लिए, वो सरकार के लिए उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। शायद अगर ये एक्सपोर्ट करें अब तो मतलब वो प्रॉब्लम रही ही नहीं। जैसे पहले तो ये कहते थे हम बाहर से मंगा लेंगे, अब बाहर कहीं से ही नहीं लेगा, कहाँ से मंगाएंगे। इसलिए ये अगर ये एक्सपोर्ट भी करें तो वो महंगी भी हो सकती है, उसमें से ये प्रॉफिट कमाने के लायक भी हो सकते हैं। इसलिए किसान आंदोलन के बारे में अभी जो हो रहा है, अभी तो जो मानसून सेशन चल रहा है, इस सेशन पे ही सारी उम्मीद टिकी हुई है कि वहां इसको मतलब किसान जथेबंदियों का यही अब जोर लगा हुआ है कि इस सेशन में ये मुद्दा अच्छे तरीके से छाए, और ताकि आने वाले दिनों में जो भी इलेक्शन आए उस इलेक्शन में किसानों का मुद्दा जरा वो उस पे कोई हर एक को बात करनी पड़े, वो इसी कोशिश में है। और अभी कोई यूनिटी की कोशिश दिख तो नहीं रही, पर शायद कोई अंदर चलती हुई तो हम कह नहीं सकते, पर अभी कोई नोटेबल नहीं। लेकिन हमारे ग्रुप को चाहिए कि जो हमारा एक अल्टरनेटिव एग्रीकल्चर प्रोग्राम उस पे हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हम लोगों को बताएं कि जी इस आंदोलन का भी समर्थन करते हैं हम, और हम चाहते हैं कि ये काम जल्दी जल्दी हो जाए, जो भी उनकी डिमांड है वो पूरी हो जाए। उससे भी कुछ नहीं बनना ना, उससे कुछ बनने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में अगर एनवायरनमेंट इसी तरीके से खराब होता गया तो मेरे को तो 2030 तक की लगता है कि एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा कबाड़ा हो जाएगा। मानो ये मेरा पर्सनल एस्टिमेट है कि 2030 तक ही आने वाले 5-6 साल में ही एग्रीकल्चर वाला जरा सफाया होने का हुआ। और इसमें से जो एक बड़ा इन दिनों में पंजाब में भी एक बड़ी बात चल रही है, वो यही चल रही है कि सरकार है जो जिसने जो परिवहन के इन्होंने जो बड़े प्रोजेक्ट बनाए थे उसके लिए लोग जमीन देने के लिए तैयार नहीं है, और 3 प्रोजेक्ट तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिए, और 2 प्रोजेक्ट या 3 प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में है कि प्रोसेस में है कि जमीन नहीं मिलती इसलिए हम विकास ही नहीं करेंगे पंजाब का। अब पंजाब में एक बात ये चल रही है कि यार अगर ये प्रोजेक्ट वापस हो गए तो पंजाब का विकास है जो रुक जाएगा, क्योंकि जो 2013-14 वाला लैंड एक्विजिशन एक्ट है उस मतलब जिसको ये बदलना चाहते थे सेंटर में वो बदल नहीं सके,
क्योंकि राज्यसभा में उस समय इनकी मेजोरिटी नहीं थी। तो फिर जो बीजेपी शासित प्रदेश है, क्योंकि ये जो लैंड एक्विजिशन वाला काम है ये उसमें आता है, कंक्रीट लिस्ट में आता है। तो कंक्रीट लिस्ट में जितने आते हैं उसमें स्टेट भी कुछ उसमें चेंज कर सकती है, सेंटर भी कर सकता है। जब सेंटर से ना हुआ तो इन्होंने स्टेट लेवल पे कर दिया। जहां बीजेपी शासित राज्य नहीं थे वहां वो चेंज नहीं हुआ, जहां वो चेंज नहीं हुआ वहां कारपोरेट को या सरकार को जो भी ये कह रहे हैं कि हमें जमीन लेके दो, उसमें दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए ये एक काम भी इन दिनों में पंजाब में काफी जोर शोर से चल रहा है कि पंजाब से जो गडकरी है वो कर रहा है अपना प्रोजेक्ट, अपने बाप से ले रहा है और इससे पंजाब का विकास है वो रुक जाएगा। अब वो एग्रीकल्चर लैंड को लोग देना नहीं चाहते, पंजाब का विकास होएगा नहीं। अब देखते हैं कि ये एजुटेशन आगे आने वाले समय में, एक तो लैंड के मतलब मेरे को जो मैं ये आपको लैंड एक्विजिशन एक्ट वाली बात की है ये इसलिए की है कि आने वाले दिनों में ये भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा किसान आंदोलन का, लैंड एक्विजिशन एक्ट वाला, कि लोग जमीन देंगे या नहीं देंगे। अगर वो नहीं देते तो फिर इनके प्रोजेक्टों का क्या बढ़ेगा। ठीक, ये बात भी एक सिर्फ ये अब खेती की प्रोक्योरमेंट का बात ही नहीं, एग्रीकल्चर वाले पे नहीं रुकेगी बात, ये बात चलती चलती जहां भी जाएगी। सो आज की जो किसान आंदोलन की परिस्थिति है वो मेरे मुताबिक अभी नेक्स्ट साल में यही है कि वो मानसून सेशन में अपनी मांगे हाईलाइट कराने के ऊपर ही टिकी हुई है। ये वो उनका वो सारा केस है वो हाईलाइट हो। अभी वो कोई भी ये डिमांड नहीं कर रहा है कि जो खेती का मौजूदा डिजाइन है इसको बदलने के लिए सरकार कोई हमें स्पेशल बजट दे, या जैसे हम कहते हैं कि 50% बजट दे। चलो कोई 50 नहीं मांगता, कोई स्पेशल पैकेज ही मांग लें, कुछ स्पेशल पैकेज दे ताकि ये मॉडल को हम चेंज करके इसको प्रो नेचर प्रो ह्यूमन मॉडल में कन्वर्ट कर सके। इतना कहता हुआ आपने मेरे को बहुत ध्यान से सुना, टाइम दिया।